Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 6th schedule status demand for Ladakh. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो देखिए लद्दाख को आज के डेट पे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला हुआ है। तो जब आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डी ऑपरेशनलाइज किया गया 2019 में, उस वक्त तक तो लद्दाख वाज पार्ट ऑफ ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बट आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया गया और फिर एक कानून भी लाया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड एज ए यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन लेजिस्लेचर, जैसे कि न्यू दिल्ली या पौंडीचेरी है, यूटी है बट उनका अपना लेजिस्लेचर है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेचर। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि आफ्टर फ्यू इयर्स में बी द स्टेटहुड वुड बी रीस्टोर्ड, लेकिन अब धीरे धीरे लद्दाख के अंदर थोड़ा सा डिसकंटेंट आ रहा है एंड द सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लद्दाख दे आर डिमांडिंग कि लद्दाख को कम से कम स्टेटहुड नहीं तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत उसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है सिक्स्थ शेड्यूल जो अब लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं? एटलीस्ट गिव अस सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है टू फॉर्म ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसका मेन मकसद होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं, अभी तक तो सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही बनाए गए हैं इन 4 स्टेट्स मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। यहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी बनाई जाती है अंडर सिक्स शेड्यूल आर्टिकल 244 की मदद से। सिक्स शेड्यूल एंड आर्टिकल 244 इसकी मदद से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं फॉर ट्राइबल बेल्ट्स, और इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है विद रिस्पेक्ट टू सम लीगल, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो सिक्स शेड्यूल एरियाज में आप कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेयर ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसके पास कई सारे पावर जो होते हैं दे आर एट पैरेलल विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सम मैटर्स। आसाम के अंदर जैसे बात की जाए तो दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में 3 है, चकमा, लाई, मारा। देन मेघालय में खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंती ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कुछ मुद्दों पे, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर पे कानून बनाने का हक है। हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग पॉलिसिंग एंड इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स, यानी कि बेसिक जो सिविल मैटर्स हैं उनमें कानून बनाने का हक है। उन मैटर्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको एडजुडिकेट करने का, और ओवरऑल इनके पास अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी होती हैं। तो टू ग्रेट एक्सटेंट इन सेवरल मैटर्स दीज इंस्टीट्यूशंस एडीसीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंजॉय अ लॉट ऑफ पावर्स पैरेलल विद द स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली कैसा रहता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और उनके पास फिर पावर होता है इन मुद्दों पे कानून बनाने का। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल is an exception which has 40 members and has a right to make laws on 39 such issues. लद्दाख के लोगों की जैसे मैंने बात की, दे आर डिमांडिंग सिक्स शेड्यूल स्टेटस। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, एंड ऑल्सो दे बिलीव कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रखे रहने के लिए। क्योंकि सिंस द स्टेट हैज बीन रीऑर्गनाइज, जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रीऑर्गनाइज, तो बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज बीन मोर ओपन फॉर टूरिस्ट एंड पीपल टू सेटल देयर। तो इस कारण से थोड़ा सा लोकल फियर है कि द आइडेंटिटी ऑफ द लोकल लद्दाख might get diluted. In order to protect the cultural identity of the local people and safeguard their land rights and employment opportunities, people are demanding sixth schedule status. तो दो मेन डिमांड हैं
दो मेन बेसिस हैं इस सिक्स शेड्यूल स्टेटस डिमांड के लिए। एक तो ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन है, लगभग 80% तक ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल दोनों ही ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए ही बनाए जाते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सिंस देयर इज ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन इन लद्दाख, तो पीपल एक्सपेक्ट कि उनको मिलना चाहिए सिक्स शेड्यूल का स्टेटस। सेकेंड, नेग्लेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ऐसा उनका मानना है ऑन ऑन डेवलपमेंटल नीड्स, इस कारण से दे आर डिमांडिंग। सिक्स शेड्यूल का स्टेटस कैसे मिलता है वो प्रोसीजर भी थोड़ा समझ लीजिए। लुक, गवर्नर तो हैज टू क्रिएट ए कमीशन फर्स्ट ऑन दिस मैटर। किसी भी एरिया को में अगर सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है, तो पहले उस स्टेट के गवर्नर या उस रीजन के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक कमीशन बनाना होगा ऑन दिस मैटर, एंड द कमीशन विल गिव recommendations, and on the basis of the recommendation then the governor can constitute a new tribal area as a tribal area under sixth schedule of the constitution. So this is the process for declaring a new area under sixth schedule as tribal area as per article 244 of the constitution. इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2015 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next topic is about Google delisting some apps. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, गूगल प्ले स्टोर आप सबको पता ही है, आप सब इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। एक आप कह सकते हैं बड़ा सा सुपर स्टोर है ऐप्स का, एक डिजिटल मार्केट प्लेस है ऐप्स का, जहां से आप तमाम ऐप्स को ब्राउज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइसेस। गूगल प्ले स्टोर के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एफ टू एपीकी मिरर, सैमसंग गैलेक्सी स्टोर, बट इनके पास मार्केट शेयर काफ़ी कम है। गूगल प्ले स्टोर के पास अकेले ऐप मार्केट का लगभग 75% शेयर है। और अगर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर को अगर मिला दिया जाए तो ऐप मार्केट का इनके पास लगभग 99% शेयर है। अगर अकेले गूगल प्ले स्टोर की भी बात की जाए तो इट इज़ हैविंग अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन ऐप सुपर मार्केट कंपटीशन। इसके पास लगभग 75% शेयर है। सो वी कैन से कि गूगल हैज ए मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर द प्ले स्टोर मार्केट, ऐप प्ले स्टोर मार्केट। हुआ क्या है हाल फिलहाल में, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 12 इंडियन ऐप्स को पुल डाउन कर दिया, डिलिस्ट कर दिया। क्यों डिलिस्ट किया वो भी जरा समझते हैं। देखिए, गूगल के एक नियम है जिसको आजकल वो स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स कर रहा है, पहले भी ये नियम थे, दीज डेज इट इज इन्फोर्सिंग दीज रूल्स इन ए स्ट्रिक्ट मैनर। वो नियम है पेमेंट को लेकर के, फीस को लेकर के, कि कोई भी ऐप गूगल के ऊपर, अगर कोई भी ऐप पूरी तरीके से गूगल के ही ऐप के बेसिस पे ही मार्केट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस से होने वाली अर्निंग का लगभग 11 से लेकर के 30% तक का इनकम उस ऐप ओनर को देना होगा टू द गूगल आज फीस। मान लीजिए कि कोई भी, जस्ट समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये एसपीएम का ऐप है, उस ऐप पे जाकर के अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं एसपीएम से, तो उस कोर्स का 30% फीस के तौर पे हमें गूगल को देना होगा। तो कोई भी अगर आप ई बुक खरीदते हैं, कुछ भी डिजिटल सर्विस अगर आप लेते हैं उस ऐप की मदद से, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उस ऐप की मदद से, देन 11% से लेकर के 30% तक डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी आपको सर्विस फीस देनी होगी टू द गूगल। ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। ये नियम पहले भी थे, लेकिन अब आज हाल फिलहाल में गूगल इस नियम को स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने कई सारे इस तरीके के ऑनलाइन बेस्ड ऐप्स, कुकू एफएम, शादी.com, इन सबको डिलीट कर दिया था। वो बात अलग है कि सरकार के कहने पे, सरकार के थोड़े से प्रेशराइज करने पे उसने वापस से इसको रिस्टोर करने की भी बात की है। सेवरल इंडियन ऐप्स वर delisted for not complying with in-app payment policy, but Google has also agreed to reinstate all these delisted apps after government's intervention. तो देखिए, कोई भी ऐप ओनर क्यों अपना ऐप को लिस्ट करवाना चाहता है गूगल प्ले स्टोर पे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे अगर आपका ऐप लिस्टेड हो जाता है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है,
दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप जब लिस्ट होता है तो एक चेकिंग प्रोसेस के बाद ही लिस्ट होता है, वेटिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसके बाद ही लिस्ट होता है। तो इससे यूजर्स को भी एक तरीके की सर्टेनिटी रहती है कि दिस ऐप विल नॉट हार्म देयर सिस्टम। बट दिक्कत क्या है? ठीक है, गूगल प्ले स्टोर इज प्रोवाइडिंग सच ए गुड प्लेटफॉर्म, सो इट शुड बी चार्जिंग फ्यू सम अमाउंट। बट दिक्कत क्या है कि गूगल का इस प्ले स्टोर मार्केट में मोनोपोलिस्टिक डोमिनेंस है। उस कारण से इट इज आस्किंग फॉर एन अनरीजनेबली हाई फीस, लगभग 30% तक डिमांड कर रहा है, विच इज़ वेरी हाई। आप सोचिए, बस आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इट इज चार्जिंग 30%। सो डोंट यू थिंक इट्स वे टू हाई? मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज दिखा रहे हैं आजकल एप्पल और गूगल। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 99% शेयर है मोबाइल ऐप स्टोर का इनके पास। इस कारण से एक ऐसा है कि नए जो ऐप डेवलपर्स हैं, जिनको भी अपने किसी भी नई कंपनी ने अपना ऐप बनाया, उनका ये आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग मतलब किसी भी मोबाइल फोन पे अगर कोई भी नया ऐप ओनर अपना ऐप बिना इन प्ले स्टोर्स की मदद के अपलोड करवाना चाहे, इसको कहा जाता है साइड लोडिंग। मतलब गेटिंग योर ऐप अपलोडेड ऑन मोबाइल फोन बाय कनेक्टिंग डायरेक्टली टू द मोबाइल मैन्युफैक्चरर। आप सैमसंग वाले से कनेक्ट कर लिए, ठीक है, कि भैया मेरा ऐप डाल दो पहले ही, तो इसको कहा जाएगा साइड लोडिंग। साइड लोडिंग ये होने नहीं देते, कंसीडरिंग देयर ह्यूज पावर इन द ऐप मार्केट। इसको कहा जाएगा आर्म ट्विस्टिंग ऑफ द ऐप डेवलपर्स। नए नए ऐप डेवलपर्स का ये आर्म ट्विस्टिंग कर देते हैं एंड दे मिसयूज देयर मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। ये सब प्रॉब्लम है। उससे भी ज़्यादा दे चैनलाइज द प्रेफरेंसेस। जिस ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस को, कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को ये चैनलाइज कर देते हैं। जिन ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं उन ऐप्स को ऊपर ऊपर में रख देंगे, उसके आइकॉन को बढ़ा देंगे, साइज बढ़ा देंगे। तो इससे कैसा है कि जो कंपनियां इनको पैसा देंगी ज़्यादा, जो बड़ी कंपनियां होंगी जिनके साथ ये नेक्सस में काम कर रहे होंगे, जिनको इनको बढ़ाना होगा, उनके ऐप्स को ये प्रमोट कर देते हैं अपने मार्केट प्लेस पे। सो दिस इज हाउ दे चैनलाइज कस्टमर्स प्रेफरेंसेस ऑल्सो। So that is the problem with such a dominant position of Google in Play Store market. और यही कारण है कि आफ्टर दिस करंट डेवलपमेंट ऑफ डी लिस्टिंग ऑफ 12 कंपनीज और एप्स ऑन गूगल, ये डिमांड चल रही है कि ये मोनोपोली को खत्म किया जाना चाहिए, रोबोस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले भी फाइन लगाया हुआ है गूगल के ऊपर फॉर मिसयूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन प्ले स्टोर मार्केट। लेकिन अब जरूरत है कि एक पूरा का पूरा रेगुलेटरी सिस्टम लाया जाना चाहिए जिसमें इस तरीके के मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक पोजीशन का कोई भी कंपनी मिसयूज ना करे। उसके लिए एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क होना चाहिए। The next article is about second rocket launch port of ISRO. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के लिए दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। दिस रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो, जो दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट होगा, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज कुलासेकरापट्टिनम इन थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कुलासेकरापट्टिनम। अभी जो हमारा पहला लॉन्च पोर्ट है इसरो का, दैट इज एट श्रीहरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे है कहीं पे, ये जो श्रीहरिकोटा पे जो हमारा लॉन्च पोर्ट है ना, यहाँ से हम जब भी कोई रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका पाथ कुछ ऐसा करना पड़ता है, उसको ऐसे मनूवर करना पड़ता है कि वो ऐसा कर्विकल पाथ ले। इसको कहा जाता है डॉगलेग मनूवरिंग। क्यों इस तरह की मनूवरिंग की जाती है? ताकि हमारा जो रॉकेट है और उसके ऊपर जो अटैच्ड सैटेलाइट है, वो सीधा सीधा श्रीलंका के लैंड मास के ऊपर ना आ पाए। किसी भी देश के ऊपर इस तरीके से लैंड मास के ऊपर कम हाइट में अगर कोई रॉकेट दूसरे देश का आता है तो उसको एक तरीके से सोवरेनिटी ब्रीच या थ्रेट की तरह देखा जाता है। तो अभी जो मौजूदा हमारा जो रॉकेट लॉन्च पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमें इस तरीके का पाथ लेना पड़ता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लगता है, डॉगलेग मनूवरिंग करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसे रॉकेट लॉन्च करोगे आप और अर्थ हमारी थोड़ी सी रोटेट करेगी, श्रीलंका के ऊपर से जा सकता है, राइट। तो अभी ये जो हम लोग बना रहे हैं टुट्टीकुडी डिस्ट्रिक्ट में कुलासेकरा पट्टिनम में,
इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जब हम रॉकेट लॉन्च करेंगे तो उसमें डॉगलेग मनूवरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे कोई लैंड मास है ही नहीं दूर दूर तक। अभी दूर पे कोई लैंड मास आएगा तब तक हमारा रॉकेट काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच चुका होगा, आउटर स्पेस में पहुंच चुका होगा। तो ये एक एडवांटेज होगा कुलासेकरापट्टिनम वाला रॉकेट लॉन्च पोर्ट का। उसके अलावा ओवरऑल क्यों बनाया जा रहा है दूसरा नया लॉन्च पोर्ट? क्योंकि कॉमर्शियल डिमांड्स बढ़ रहे हैं आजकल। आजकल कॉमर्शियल जो है रॉकेट ज़्यादा बन रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ले दुनिया के दूसरे देशों के रॉक सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने का। तो इसके लिए भी इंडिया को रेडी रहना होगा, क्योंकि इसरो आजकल अपने कॉमर्शियल विंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो इसके लिए इंडिया इज गेटिंग रेडी बाय क्रिएटिंग इट्स न्यू लॉन्च पोर्ट। दूसरा, प्रिवेंटिंग ओवरलोड। ये जो हमारा श्रीहरिकोटा में है लॉन्च पोर्ट, ये अब ओवरलोडेड हो रहा है। तो अब क्या किया जाएगा कि जो हेवी सैटेलाइट्स होंगे, जो बड़े रॉकेट्स होंगे और हेवी सैटेलाइट्स होंगे, उनको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से, और जो लाइटर वन होंगे उसके लिए कुलासेकरापट्टिनम वाला लॉन्च पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अच्छा, डायरेक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन रॉकेट लॉन्च से रिलेटेड है, लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पीएसएलवी जीएसएलवी का है, पहले हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे जीएसएलवी हैज़ बीन नेम्ड एज नॉटी बॉय एंड ऑल। तो उस नॉलेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिब्रूगढ़ बीइंग डिक्लेयर्ड अ सिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सी, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड को अपग्रेड कर दिया है इनटू डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप अपने बेसिक पॉलिटी क्लास में पढ़ते हैं कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन एरियाज में, वो तीन टाइप की होती है। म्यूनिसपैलिटीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े सिटीज होते हैं वहाँ पे होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उससे छोटे टाउन्स में, छोटे सिटीज में होता है म्युनिसिपल काउंसिल। उससे भी छोटे टाउन में होता है नगर पंचायत। और फिर रूरल एरियाज में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत होता है। 3 टियर स्ट्रक्चर। ये तो इंटरकनेक्टेड रहता है विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में। तो अर्बन रूरल लोकल बॉडीज में तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अर्बन लोकल बॉडीज में कंसीडरिंग अपॉन द साइज ऑफ द टाउन, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि नगर पंचायत होगा, म्युनिसिपल काउंसिल होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। म्युनिसिपल काउंसिल या कमिटी से बड़ा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इट इज क्रिएटेड फॉर अ बिगर सिटीज। इसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है मेयर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हेड को कहा जाता है मेयर, क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल के हेड को कहा जाता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कई सारे पावर्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, और ओवरऑल लोकल वेलफेयर, लोकल डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के भी पावर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा होते हैं। तो अब डिब्रूगढ़ को अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम म्युनिसिपल बोर्ड टू डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसके साथ ही जो वहाँ के अभी तक के चेयरमैन थे डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के, डॉक्टर साइकत पात्रा जी, अब वो हो जाएंगे वहाँ के पहले मेयर ऑफ डिब्रूगढ़ सिटी। इसके पहले अभी तक आसाम के अंदर बस एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, दैट वाज गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विच वॉज क्रिएटेड अंडर गुवाहाटी म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 1969। अब दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएंगे गुवाहाटी के अलावा, डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये चारों के चारों इवेंट हुए थे ड्यूरिंग लॉर्डशिप ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। एंड ग्लोबल मिथेन प्लेस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।